नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन जो साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे थे उसमें से अब तक 5 पार्ट हो चुके हैं। ये पार्ट 6 रहेगा जिसमें अपन और इम्पोर्टेंट 50 सवाल कवर करने वाले हैं। ये जो बुक है एच चंद और टेक्स्ट बुक की ओर से, जो आप अमेजन से भी बाई कर सकते हो, इसमें आप देख सकते हो टोटल 4000 बुक नहीं, इसे मैं स्मार्ट बुक कहूँगा। इससे पहले वाले पार्ट आपने देखे तो किस प्रकार ये स्मार्ट बुक है जिसमें टीटीए दे रखा है और अलग से इसमें एक तरीके से आंसर की रहती है, कितने सवाल आप स्किप कर सकते हैं। जो प्रीवियस स्टूडेंट ने टेक्स्ट बुक पर टेस्ट दिए हैं उन पर आधारित ये पूरा इनके आंसर की रहती है और एक्स्ट्रा फैक्ट सहित इसका सॉल्यूशन भी है। तो ये जो पूरी बुक्स में 4000 क्वेश्चन, जिसमें जीके के सारे क्वेश्चन हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी है, पॉलिटी वगैरह, लेकिन जो साइंस के सवाल इसमें हैं वो टोटल 1000 के आसपास है। तो ये सारे सवाल अपन पार्ट वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले 5 पार्ट यदि आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके चेक कर सकते हो। पार्ट 6 में अपन कंटिन्यू कर रहे हैं सवाल नंबर 251 के बाद में, यानी इससे पहले वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल जाने इस स्मार्ट बुक के ये सवाल कवर करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, स्पेशल ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी भी मौका है। डेली एक मॉक टेस्ट लगाकर अपनी तैयारी को रखिएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइएगा। टाइम मैनेजमेंट हो गया, ये सभी स्मार्ट वर्क के तौर पर यदि आप करना चाहते हो तो मॉक टेस्ट लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी टेक्स्ट बुक पर यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम यहाँ पर 39 रुपये का आप डिस्काउंट ले सकते हो। ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास, यानी एक वर्ष में सारे एग्जाम, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, बैंकिंग की करते हो, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, जितने भी एक्स्ट्रा स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, एक ही पास में आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट रहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टीटीजी के कूपन कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इस स्मार्ट बुक में पार्ट 6 से यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। सवाल नंबर 251 देखिएगा, बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो लास्ट में इन 50 क्वेश्चंस में आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं। ये अभी लेवल 3 के सवाल है, ठीक है। टोटल प्रत्येक सब्जेक्ट के 3 लेवल होते हैं, तो लेवल 1, 2, 3, ये कुछ 2 के सवाल लास्ट में है। इसके बाद अपन 3 के कंटिन्यू करेंगे। लेवल 3 जो काफ़ी टफ लेवल है, इसी प्रकार यहाँ पर लेवल मेंटेन करते हुए सवाल है वो कवर किए गए हैं। देखिएगा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? कौन सा पोषक तत्व है प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा? तो फैट हो जाएगा, वसा हो जाएगा। वसा जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बताऊं तो स्टेरिक है, जैसे C17, H35, COOH। यानी वसा में क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी आप देख सकते हो। तो प्रति ग्राम यहाँ पर अधिकतम ऊर्जा स्टोर होती है वो फैट में होती है, जो एक पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सभी वृहत पोषक तत्व आते हैं। 3 जो प्राथमिक वृहत पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है, जिसमें वसा है ये प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा है वो स्टोर करती है। और अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 252। बाकी 251 आप देखेंगे जो ये स्मार्ट आंसर की है और इसमें सवाल सी इसका आंसर है, जो कि 86% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है, 3% ने स्किप कर दिया है। जो यहाँ पर मॉक टेस्ट रहते हैं, टेक्स्ट बुक पर अटेम्प्ट किए हैं, उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। आपकी क्या स्थिति है इनमें से वो आप देख सकते हो। और टीटीए यहाँ पर देखिए, जैसे 13 सेकंड में इसका आंसर आपको देना था। स्पेशल जो मैथ वगैरह की ये अलग इनकी रहती है बुक, इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन से सवाल का आंसर कब तक आपको कंप्लीट करना है। देखिएगा सवाल, पौधे जो बीज पैदा करने की अपनी क्षमता खो चुके हैं वो किस विधि के द्वारा पुनरुत्पादित करते हैं? जो बीज पैदा करने की अपनी क्षमता खो चुके हैं, बीज पैदा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए आपको विधि पूछे तो वो होती है दोस्तों कायिक प्रवर्धन। जो मनुष्य के द्वारा कृत्रिम रूप से पौधे के जो अलग अलग भाग होते हैं, टहनी वगैरह हो गया, तो कृत्रिम रूप से मनुष्य के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों से जो नवीन पौधे हैं पैदा किए जाते हैं वो ही कायिक प्रवर्धन है। इसे आप कह सकते हो कृत्रिम अलैंगिक जनन। कायिक प्रवर्धन को कह सकते हो कृत्रिम अलैंगिक जनन। जैसे कायिक प्रवर्धन की बात करें तो इसके उदाहरण में केला हो गया, ठीक है, केला है, चमेली है, गुलाब भी है, ठीक है। तो केला, चमेली, गुलाब, ये जो पौधे हैं बीज पैदा करने की अपनी क्षमता को खोज चुके हैं और आसानी से कायिक प्रवर्धन के द्वारा विकसित कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से कृत्रिम अलैंगिक जनन का तरीका हो जाएगा। और इस सवाल नंबर 252 में बी क्रैक किया है 70% कैंडिडेट ने। अगला सवाल, ऑक्सीजन युक्त रक्त किसके द्वारा ले जाया जाता है? वैसे आप कहेंगे शुद्ध रक्त होता है वो धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। जो हमारा हार्ट पंप करता है, जैसे ही ब्लड जाता है बाकी सभी अंगों में या फिर टिश्यू में, तो वो धमनी आर्टरी के द्वारा ले जाया जाता है, जो शुद्ध रक्त है। लेकिन यहाँ पर तो विकल्प में है नहीं धमनी। विकल्प में देखिएगा, जो पल्मोनरी वेन दे रखा है, पल्मोनरी आर्टरी दे रखा है,
और जो किडनी की दे रखा है और यकृत की नलिका दे रखी है। तो इनमें से जो पल्मोनरी वेन है, जो फुफ्फुसीय नस है, ये क्या करती हैं, शुरुआत में शुद्ध रक्त आता कहाँ है, कहाँ से हार्ट में, तो वो आता है लंग से, फेफड़ों से आता है। तो फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त है ये पल्मोनरी नस या फिर कह सकते हो वेन के द्वारा हमारे हार्ट में लाया जाता है, फिर हार्ट से आर्टरी के द्वारा बाकी सभी अंगों में जाता है और बाकी सभी अंगों से वापस आता है अशुद्ध रक्त हमारे हार्ट में, वो वेन के द्वारा आता है, शिरा के द्वारा आता है। फिर यहाँ पर हार्ट में आने के बाद वो शुद्ध होने के लिए जाएगा लंग्स में, किस में, लंग्स में जो अशुद्ध रक्त जाता है हार्ट से वो किसके द्वारा, ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाता है। अगला सवाल, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां मौजूद हैं, इंपॉर्टेंट सवाल, 15 सेकंड के भीतर आंसर होना चाहिए आपका। मानव खोपड़ी में जो ह्यूमन स्कल है उसमें टोटल बोन्स कितनी है, तो आप कहेंगे टोटल बोन्स है 29 है। कहीं कहीं पर आपको 22 भी देखने को मिलता है, यदि 29 ऑप्शन में नहीं हो तो आप 22 कर सकते हो। 22 उस केस में होता है, काफ़ी बार ईयर की जो हड्डी है ना उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, ईयर की हो गई, साथ ही साथ एक और जो हड्डी कंठ में रहती है जिसे हायोइड बोन कहा जाता है, इसको भी इंक्लूड नहीं करते। तो ईयर की, एक ईयर में 3 हड्डी होती हैं, तो 6 हड्डी 2 ईयर में, 6 और 1 7 है, 22 और आप 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हड्डियाँ। इस प्रकार टोटल 29 हड्डियों में उनमें से भी जो 22 हड्डियाँ हैं इनमें से जो 8 हड्डी रहती हैं वो आप कह सकते हो कपाल की हड्डी है, कार्नियल बोन्स हैं, वो 8 हैं, और बाकी जो चेहरे की हड्डी है वो 14 है। तो 14 और 8 यानी ये हो जाएगी आपकी 22 प्लस 7 हड्डी, जिसमें 6 हड्डी ईयर की हैं, एक जो हायोइड हड्डी हमारे एक तरीके से नेक में रहती हैं, कंठ जो रिंग्स है उसके ऊपर रहती है ये हड्डी। इस प्रकार टोटल 29 बोन हो जाएगी। तो पूछें कि मानो खोपड़ी में हड्डियाँ, तो आप कहेंगे 29 हड्डी हैं। सवाल नंबर 254 का 61% कैंडिडेट ने सही किया है, 17 ने यहाँ पर स्किप किया है, सवाल को ही छोड़ दिया है, बाकी ने गलत किया है। अगला सवाल, खाद्य उत्पादों में उस संतृप्त वसा निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए जिम्मेदार है। जो खाद्य उत्पाद हैं उसमें उच्च संतृप्त वसा से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो ये जो बीमारी है जिसमें वसा ज़्यादा है इसका मतलब कहीं ना कहीं हार्ट से संबंधित बीमारी है, हृदय रोग है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो हृदय रोग में ये काफ़ी, इस प्रकार आप कहेंगे 255 का डी है वो 50% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। तो खाद्य उत्पादों में उच्च संतृप्त वसा हृदय रोग के लिए जिम्मेदार है। हृदय रोग हृदय और रक्त वाहिकाओं को क्या करता है, प्रभावित करता है, और ये अधिक मात्रा में संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए आपको पता है हानिकारक होती है। अगला सवाल देखते हैं, ये हो गया, ठीक है। एक फूल के अंतरतम भाग को क्या कहा जाता है, जो फूल रहता है फ्लोवर में क्या होता है, इम्पोर्टेंट यहाँ पर पुंकेसर और स्त्री केसर है। जो मादा जनन भाग रहता है और नर वाला रहता है, इनमें अलग अलग प्रकार, जैसे स्त्री केसर रहता है, पुंकेसर है। ये स्त्री केसर में कौन से पार्ट आते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे स्त्री केसर, जैसे जैसे आप पिस्टिल बोलेंगे, इसे अंडप भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके अंतर्गत आता है वर्तिकाग्र, क्या आता है, वर्तिकाग्र है जो स्टिग्मा है, और स्टाइल वर्तिका जैसे आप बोलेंगे वर्तिका प्लस ओवेरी अंडा से। यहाँ पर मैं जूम आउट करता हूँ तो आप देख सकते हो ये पार्ट है स्त्री केसर है, जो ये ओवेरी हो गया, ये पूरा स्टाइल है, और वर्तिकाग्र है ये स्त्री केसर पिस्टिल हो जाएगा। और पुंकेसर के जो नर जनन भाग है, पुंकेसर स्टेमन में 2 आते हैं, एंथर और फिलामेंट आते हैं, पराग कोष और पुतंतु आते हैं, बाकी दल बाह्य दल पूजा आप देख सकते हो। ये पूरे पार्ट किसके हैं, फूल के हैं। तो फूल का आपको अंतरतम भाग पूछा है, आंतरिक वाला भाग पूछा है। अंतरतम भाग ये आप देखेंगे ओवेरी वाला, ओवेरी वाला किस में आता है, पिस्टिल स्त्री केसर में आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन स्त्री केसर करेक्ट होना चाहिए, बी वाला, ठीक है। तो ये इसका 256 का बी करेक्ट है, स्त्री केसर। आप देखेंगे इसके आंतरिक भाग ओवेरी भी हैं, ये स्टिग्मा स्टाइल वगैरह आ जाते हैं। तो ऑप्शन बी 68% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। विटामिन ई का आपको केमिकल नाम पूछा है, विटामिन ई आप कहेंगे तो टेकोफेरोल हो जाएगा, टेकोफेरोल है विटामिन ई। विटामिन B1 है थाइमिन, थाइमिन B1 है। अब विटामिन डी की बात करें तो डी में भी मैंने आपको बताया D2 है, D3, 2 विटामिन है, जिसमें D2 है एर्गो कैल्सीफेरोल, ठीक है, कोले कैल्सीफेरोल, ये D3 को कहा जाता है कोले कैल्सीफेरोल। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। रॉबर्ट ब्राउन अपनी किस खोज के लिए जाने जाते हैं, सभी को पता होगा। रॉबर्ट ब्राउन, यानी जो बात हो रही है यहाँ पर नाभिक की है, न्यूक्लियस की बात हो रही है, तो रॉबर्ट ब्राउन को जाना जाता है नाभिक की खोज के लिए, जिन्होंने 1831 में न्यूक्लियस की खोज की थी। एग्जाम में सवाल आता है स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, यानी नाभिक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, नाभिक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कैरियोलॉजी बोलेंगे, क्या कैरियोलॉजी है, नाभिक का अध्ययन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है।
और बाकी ये जो सवाल नंबर 258 है ये लगभग 84% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है, 5% ने स्किप किया है। जो टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट वाले कैंडिडेट लाखों कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया होगा। निम्नलिखित में से क्या मानव कोशिका में मौजूद नहीं है? मानव कोशिका का पूछा है। एक होती है दोस्तों पादप कोशिका, एक होती है जंतु कोशिका, जो मानव कोशिका कह सकते हो। इसमें एक मौजूद नहीं है। कौन सा कोशिकांग है जो आप कहेंगे जंतु कोशिका में नहीं होता है, एनिमल में नहीं होता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला जो कोशिका भित्ति है ये पादप कोशिका में होती है। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में होती है। कोशिका दैर्घ्य वगैरह ये कॉमन है। तो ऐसे कौन सा कोशिकांग है जो आप कहेंगे केवल मानव या फिर जंतु कोशिका में, केवल जंतु कोशिका में जो तारका है जिसे आप सेंट्रोसोम बोलते हो, ठीक है? तो सेंट्रोसोम जो कोशिकांग है ये केवल और केवल एनिमल में होता है, एनिमल सेल में होता है। और यहाँ पर आप देखा कोशिका भित्ति केवल पादप में होता है, इसी प्रकार सेंट्रोसोम केवल मानव या फिर एनिमल सेल में होता है। भारत की एकमात्र मादा आरंगुटन बोले या फिर मैं इसे कहूँगा वन मानुष, ठीक है? जो मादा वन मानुष है तो एक तरीके से ये मंकी की तरह देखते हैं, मनुष्य के समान, इसलिए वन मानुष आप कहेंगे। जो भारत का एकमात्र ये वन मानुष था मादा जो आरंगुटन है, जिसकी ओडिशा के चिड़ियाघर में 2019 की बात है, मई 2019 में जो डेथ हो गई थी, उसका नाम क्या है? एकमात्र जो आरंगुटन था इंडिया का जिसकी डेथ हुई है 2019 में, कहाँ पर हुई है? तो ये मृत्यु हुई थी नंदन कानन, जो नंदन कानन एक जूलॉजिकल पार्क है उड़ीसा में, वहाँ पर। तो इसका नाम है बिन्नी। इसे आप बिन्नी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बिन्नी को यहाँ पर वैसे पुणे के राजीव गांधी प्राणी उद्यान से 2003 में चिड़ियाघर लाया गया था और इसमें गले में इन्फेक्शन जो घाव था उसका इलाज चल रहा था और फिर इनकी मृत्यु। बिन्नी जो एक वनमानुष है, एकमात्र जो भारत का था, 2019 में मृत्यु हुई है। सवाल नंबर 260 का बी करेक्ट किया है स्टूडेंट ने, 81% ने, बाकी 16% ने स्किप किया है। लाल कीड़ों में कौन सी एक संरचना होती है जो उनके भोजन को पीसने में उसकी मदद करती है? तो लाल कीड़ों की बात हो रही है, तो लाल कीड़ों में कौन सी संरचना होती है? जैसे ये सस्य यानी क्रॉप है, ठीक है? अब पेशनी को बोला जाता है यहाँ पर GIZZ, ये जिजार्ड हो जाएगा, ठीक है? तो ये पेशनी हो जाएगी। पेशनी है जो जिजार्ड है, ये एक लाल कीड़ों में स्ट्रक्चर है जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में या फिर पीसने में उसकी मदद करती है। और ये इंटेस्टाइन है। फिर ये आपकी फेगस जो ग्रशिका है। तो इसमें से पेशनी आपको करेक्ट करना है। और 16 सेकंड में इसका आंसर देना था 261 में। बहुत कम कैंडिडेट ने सही किया है, थोड़ा टफ सवाल देखने में लग रहा है। तो 22% ने करेक्ट किया, 51 ने क्या इसको छोड़ा। आपने इस सवाल का क्या किया वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। लाल कीड़ों में कौन सी संरचना होती है? पेशनी याद रखिएगा, जो जिजार्ड आप कह सकते हो, जो भोजन को छोटे छोटे एक तरीके से टुकड़ों में पीसने में उसकी मदद करती है। किस विटामिन को बांझपन रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है? बांझपन रोधी सभी को पता होगा, विटामिन ई की बात हो रही है। विटामिन ई को बांझपन रोधी, जो सौंदर्य या फिर बांझपन विरोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, कौन सा उत्तक पौधे को कठोर और सख्त बनाता है? पौधे को कठोर बनाने वाला टिश्यू कौन सा है, कठोर और सख्त है? ये स्क्लेरेनकाइमा। कौन सा? स्क्लेरेनकाइमा है। देखिए पौधे में जो उत्तक टिश्यू रहते हैं वो एक विभज्युतक होता है, एक होता है स्थायी उत्तक। अब विभज्युतक भी 3 होते हैं, शीर्ष वाला, पार्श्व वाला और अंतर्विष्ट वाला। और स्थायी उत्तक में भी सरल और जटिल स्थायी उत्तक। ये जो अपन पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये सरल प्रकार के, जटिल में आते आपके जाइलम और फ्लोएम आते हैं। ये आपको अंतर पता होगा। तो कौन सा उत्तक पौधे को कठोर और सख्त बनाता है? याद रखिएगा स्क्लेरेनकाइमा है, जो एक सरल स्थायी उत्तक है। अब देखिए आगे एक सवाल भी आएगा, पौधे के लचीलेपन के लिए कौन सा सरल स्थायी उत्तक होता है? तो लचीलेपन के लिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, बाकी उस सवाल में देखेंगे। यहाँ से आप थोड़ा सोच लीजिएगा। और बात करूँ मैं पेरेनकाइमा की, तो ये एक तरीके से खाद्य का भंडारण करता है ना, वो पेरेनकाइमा करता है। पतली दीवारों वाले टिश्यू होते हैं, खाद्य का भंडारण है, प्रकाश संश्लेषण है, इन सभी गतिविधियों में शामिल रहते हैं जो पेरेनकाइमा वाला टिश्यू है। जाइलम है, जल के लिए है, जो आप कहेंगे जटिल स्थायी उत्तक है। जल के जो जाइलम एक ऐसा उत्तक है पौधे में पानी को ऊपर लेकर जाता है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली मस्तिष्क को ढकती है और उसकी रक्षा, हमारे जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसको कौन रक्षा करता है? कौन सी झिल्ली है? तो मेनिंजेस इस झिल्ली का नाम है। मेनिंजेस झिल्ली मस्तिष्क को ढकती है और मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को चोट से
बचाती है, मेनिंजेस झिल्ली है। यहाँ पर आप देखेंगे एक रेनल भी विकल्प दे रखा है। रेनल झिल्ली है, ये किसकी रक्षा करती है? तो ये दोस्तों किडनी की करती है। तो किडनी की रक्षा करती है, दोनों किडनी के ऊपर पाई जाती है, वो झिल्ली है रेनल झिल्ली, ठीक है। इसमें वैसे मेनिंजेस है जो मस्तिष्क वाला आपको पूछा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये म्यूकस भी दे रखा है। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस जेली जो बलगम होता है ना, बलगम के स्राव के लिए ये म्यूकस है। और बाकी आप कहेंगे जो मस्तिष्क वाला ये हो ही गया है मेनिंजेस। ओके, अगला सवाल बाकी 264 को 79% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है, 11% ने स्किप किया है। आपकी स्थिति क्या औकात रही है? आप क्या स्किप वालों में आते हैं या फिर करेक्ट वालों में आते हैं, वो देख लेना। निम्नलिखित में से किस पौधे में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, क्लोरोफिल का मतलब। तो आप कहेंगे कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधे के क्लोरोप्लास्ट में जो पाए जाने वाले हरे वर्णकों से संबंधित हैं। तो कवक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो क्लोरोफिल आवश्यक होता है, तो कवक के पास कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो अपने स्वयं के भोजन का उत्पादन करने में एक तरीके से असमर्थ हैं और अन्य स्रोतों से अपना पोषण कह सकते हो प्राप्त करते हैं। बाकी शैवाल, ब्रायोफाइट हैं, ये सभी ऑटोट्रॉफ हैं, स्वपोषी हैं, जिसमें क्लोरोफिल होता है। अगला सवाल लिखते हैं, मछलियों का कक्षीय हृदय होता है। मछली कितने कक्षीय हृदय होता है मछली का? तो आप कहेंगे एक आलिंद होता है मछली में, एक निलय होता है, यानी दो कक्षीय। कितने चैम्बर वाला हार्ट होता है? 2 चैम्बर का हार्ट होता है मछली में, जो गलफड़ों के माध्यम से सांस लेती हैं मछलियाँ। अब आप कहेंगे 4 चैम्बर वाला हृदय किसके पास है? तो अपने पास है ना, हुमन के पास। हुमन हो गया, या फिर कहेंगे आप और 4 चैम्बर वाला किसके? पक्षियों के पास में, बर्ड्स के पास में। बर्ड्स हैं और मानव हैं, इनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। और जितने भी उभयचर हैं, ठीक है, उभयचर हैं, एम्फीबियन, उभयचर और जो सरीसृप रेप्टाइल, सरीसृप और उभयचर का हृदय होता है, याद रखिएगा, इसमें 2 आलिंद और 1 निलय रहता है, यानी 3 कक्षीय हृदय रहता है उभयचर और सरीसृप में। लेकिन सरीसृप में मगरमच्छ भी आता है, तो मगरमच्छ को यहाँ पर आपको 4 चैम्बर वाले हृदय में लेना है। तो मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, जो मगरमच्छ हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कितने चैम्बर का हृदय? 4 चैम्बर। मछलियों का मैंने कहा 2 कक्षीय है। और जो शाक रहती है ना, शाक, शाक का हृदय भी 2 कक्षीय होता है। अब चिपकली है, ये सभी उभयचर और सरीसृप के 3 कक्षीय होते हैं। चिपकली है, मेंढक है, ये 3 कक्षीय हृदय। अगला सवाल बाकी जो ये मछलियों का हृदय है 266 में, इसका हो जाएगा आपके जो डी करेक्ट किया है, 2 वाला। निम्न में से किस प्रकार की प्रजनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है? केवल एक ही जनक किस प्रकार के प्रजनन में शामिल होता है? तो अलैंगिक जो प्रजनन होता है, वैसे विकल्प में द्विखंडन, विखंडन, ये तो अलैंगिक के तो भाग हैं, थोड़ा ये तो अलग हो जाते हैं, विकल्प सही ढंग से नहीं है इसमें। अलैंगिक प्रजनन के प्रकार में केवल एक माता या फिर पिता शामिल होते हैं। इसका परिणाम वैसे वंशानुक्रम में आनुवांशिक रूप से एक दूसरे और माता पिता के समान इसमें होता है। और आप कहेंगे विखंडन है, ये सभी किस में आ जाते हैं? अलैंगिक प्रजनन में। मुकुलन हो जाएगा, द्विखंडन है, बहुखंडन है, ये अलैंगिक में आता है। जिसमें मैं बात करूं मुकुलन की बात कर लेते हैं, आगे सवाल भी आएगा। मुकुलन जो अलैंगिक जनन होता है, ये किस में होता है? यीस्ट में होता है, ठीक है। और एग्जाम में आता है हाइड्रा में भी होता है, हाइड्रा और यीस्ट दोनों में मुकुलन होता है। द्विखंडन है, बाइनरी फ्यूजन है, वो अमीबा में, पैरामीशियम में, इसमें होता है। और बहुविखंडन है, ये प्लाज्मोडियम में होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अलैंगिक प्रजनन है, केवल एक ही जनक शामिल होता है। सवाल नंबर 267 है। अगला सवाल 268, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण नहीं होता है? प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? तो इसमें आप देखेंगे कुष्ठ रोग, आगे सवाल भी यहाँ पर कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, तो ये भी इंक्लूड कर देते हैं। बाकी कुष्ठ रोग है प्रोटोजोआ से नहीं होता है। कुष्ठ रोग को और किस नाम से जाना जाता है? हैंसेन रोग भी इसे कहते हैं, ठीक है। हैंसेन रोग है, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्राई जो एक बैक्टीरिया है, जीवाणु के कारण होता है, न कि प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो 269 का आप कहेंगे बैक्टीरिया, जिसका नाम क्या है? नाम है दोस्तों माइको बैक्टीरियम लेप्राई, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम लेप्राई जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, कुष्ठ रोग इसके कारण होता है। और मलेरिया है, निद्रा रोग है, कालाजार है, ये ऊपर थे, ये किसके कारण होते हैं? तो प्रोटोजोआ के कारण आता है। कालाजार से बहुत बार सवाल आता है कि कालाजार कौन से प्रोटोजोआ होता है? तो परजीवी लिस्मानिया है भारत में, जैसे बालू मक्खी इसकी वाहक है, तो कालाजार रोग इसके कारण होता है। कुष्ठ रोग हो गया आपके जीवाणु के कारण, 269 का भी जो 70% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। गने के रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? गने से संबंधित आपको रोग पूछा है, तो ये जो पादप के रोग आपको पता होना चाहिए, गने में कौन सा होता है, बाकी में कौन सा होता है।
तो यहाँ से आप देखेंगे कौन से, तो सभी आ जाए, उपरोक्त सभी रोग हैं वो गने के एक तरीके से फंगल रोग हैं। इनमें से कौन सा जीवित जीव अपरिपक्व बच्चों को जन्म देता है? अपरिपक्व बच्चों को जन्म देने वाला जीवित जीव इनमें से कौन सा है? तो आप कहेंगे यहाँ पर कंगारू। जो कंगारू है अपरिपक्व बच्चे को जन्म देता है। कंगारू का बच्चा एक बहुत ही अपरिपक्व अवस्था में पैदा होता है। और कंगारू की बात करूँ तो ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है और इनके द्वारा धानी प्राणी, ठीक है, कंगारू से बहुत बार आता कौन सा धानी प्राणी है, तो कंगारू है। धानी प्राणी कंगारू जानवरों के उस ग्रुप में आते हैं। और बाकी यहाँ पर आप देखेंगे प्लेटिपस। प्लेटिपस जो स्तनधारी हैं, जो केवल अंडे देते हैं, जीवित शावक को जन्म न देकर ये अंडे देते हैं और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं जो प्लेटिपस है। नेक्स्ट वाला देखते हैं बिल्ली। बिल्ली का बहुत बार इनका परिवार पूछा जाता है बिल्ली के केस में, तो फेलिडिए, फेलिडाई परिवार से ये बिलोंग करती है। नेक्स्ट वाला निम्नलिखित में से कौन एक कशेरुक नहीं है? कशेरुक का आपको पूछा है, कशेरुक कौन सा नहीं है? कशेरुक का मतलब जो रीढ़ की हड्डी वाले जानवर होते हैं ना, वो सभी कशेरुक होते हैं। तो इनमें से आप कहेंगे स्नेल है, जो घोंगा है, वो कशेरुक नहीं है। घोंगे अकशेरुकी होते हैं। कशेरुकियों में स्तनधारी हैं, पक्षी हैं, मछली है, उभयचर हैं, सरीसृप है, वो सभी कशेरुकियों के अंतर्गत आ जाते हैं। और बाकी जो यहाँ पर जानवर कशेरुक नहीं होते हैं, जो अकशेरुक की बात करें तो उसमें मकड़ी है, रेशम का कीड़ा है, सिल्वर फिश है, घोंगा है, ये सभी आ जाते हैं। 272 को सही किया है, 38% कैंडिडेट थे। नेक्स्ट सवाल, हानिकारक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? एनीमिया रोग है विटामिन B12 की कमी के कारण, जो साइनोकोबाल्मिन विटामिन है। तो विटामिन B12 की कमी से हानिकारक एनीमिया हो जाता है। शरीर में किसकी अधिकतम मात्रा वात रोग का कारण बनती है? वात रोग में विभिन्न रोग आ जाते हैं, तो वात रोग का कारण किसकी अधिकता? यूरिक एसिड की अधिकता के कारण वात रोग है ये हो जाता है। यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है C5H4N4O3 हो जाएगा। और 274 को अगला जो यूरिक एसिड है ये करेक्ट हो जाएगा, जो कि 93% कैंडिडेट ने किया है वात रोग वाला। अमीबा कैसे प्रजनन करता है? मैंने ऊपर ही आपको बताया था। अमीबा हो गया, इसके अलावा जो यीस्ट है, हाइड्रा है, इन सभी का। जैसे अमीबा की बात करूँ तो बाइनरी फ्यूजन के अंतर्गत आ जाता है। अमीबा जो प्रजनन अलैंगिक वाला है, ऑप्शन 275 का ए है। मुगलों में यीस्ट और हाइड्रा आ जाते हैं। अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सभी द्विखंडन करते हैं, बाइनरी फ्यूजन करते हैं, द्विविभाजन यहाँ पर ऑप्शन 275 का जो कि करेक्ट किया है 65% कैंडिडेट ने। अगला सवाल, टिटनेस किस प्रकार का रोग है, किसके कारण होता है? टिटनेस रोग का एक एग्जाम में सवाल पूछा गया था। लॉक जो किस रोग का अन्य नाम है? तो ये टिटनेस को ही लॉक जो कहा जाता है, क्योंकि जबड़े और गर्दन में जो मांसपेशियों की जकड़न है उन्हें बंद कर देती है, जो निगलने और मुंह खोलने में मुश्किल हो जाती है, तो जो को लॉक कर देती है, लॉक जो टिटनेस रोग है। तो टिंकू सीडी में बनी है पट्टा का, तो टी यानी ये जो ट्रिक है जीवाणु जनित रोग की, तो कहेंगे आप बैक्टीरिया जनित रोग हैं। जो बैक्टीरिया का नाम है कॉलेस्ट्रीडियम टेटानी, जीवाणु के कारण जो टिटनेस रोग हो जाता है, मुख्य रूप से जबड़े और पेट को ये प्रभावित करता है रोग, तो इसमें आपके जीवाणु जनित रोग के अंतर्गत आ जाएगा। 276 का 71% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में उपयोगी है? जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में जलकुंभी हो जाएगा। वाटर हाइसिंथ आप बोलेंगे, जलकुंभी है, जो कि 40% तक जल को साफ करने में मदद करता है। जो प्रदूषित जल है ये पानी, इसको 40% तक जलकुंभी ही मदद कर देता है साफ करने में। 277 का सी करेक्ट किया है 90% कैंडिडेट ने। इनमें से किस चिकित्सा उपकरण में आमतौर पर एक धातु की सुई लगी होती है? एक धातु की सुई कौन से चिकित्सा उपकरण में रहती है? तो सुई यानी सिरिंज की बात हो रही है। वेरी इजी सवाल। अगला सवाल, एक हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है। हड्डी को मांसपेशी की बात हो रही है। हड्डी को हड्डी से मैंने आपको बताया बोन टू बोन को, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है वो कौन सा टिश्यू है, कौन सा संयोजी ऊतक है? वो लिगामेंट है, ठीक है, लिगामेंट है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और जो कैंड्रा आप कहेंगे या फिर टेंडन बोलेंगे, ठीक है, टेंडन या कंड्रा है, जो एक संयोजी ऊतक है, हड्डी को मांसपेशियों से कनेक्ट करता है, मसल, बोन को मसल से, टेंडन या फिर कंड्रा है वो जोड़ता है। एक दोस्तों त्वचा को मांसपेशियों से, मसल से जोड़ता है। तो त्वचा को मसल से कौन सा टिश्यू जोड़ता है? वो दोस्तों एरोलर है, उससे एरोलर बोलेंगे। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 279 का
जो कंडरा या फिर टेंडन, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ है 279 वो किया है 53% कैंडिडेट ने, 7 ने स्किप किया है। अब नेक्स्ट अपन जो कंटिन्यू कर रहे हैं सवाल नंबर 280 से, ये लेवल 3 के, जिसमें टोटल 280 से 421 तक क्वेश्चंस हैं, जो यहाँ पर बायोलॉजी के सारे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे 421 तक। तो ये लेवल 3 के क्वेश्चन यानी और टफ लेवल के यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। लास्ट लेवल है 280 वाला सवाल। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी उत्तक नहीं है। अब देखिए, मैंने आपको उत्तक, पादप उत्तक के प्रकार इससे पहले बता चुका हूँ। पादप उत्तक है, ये 2 भागों में विभाजित हैं। एक तो विभज्योतक, कौन सा, विभज्योतक, एक है स्थायी उत्तक। अब विभज्योतक है फिर 3 भागों में विभाजित है। कौन से, एक तो पार्श्व वाला हो जाएगा, शीर्ष वाला हो जाएगा और अंतर्विष्ट वाला हो जाएगा। और स्थायी उत्तक है, ये 2 भागों में विभाजित है, सरल है और जटिल है। अब देखिए, सरल स्थायी उत्तक है ये 3 भाग में, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और जटिल वाले 2 हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब यहाँ से स्पष्ट हो गया है कि सरल स्थायी उत्तक मैंने कहा 3 भाग है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। इसका मतलब जाइलम है वो जटिल में आ जाता है, जाइलम और फ्लोएम है जटिल में आ जाएंगे। तो कौन सा यहाँ पर सरल स्थायी उत्तक नहीं है, तो आप कहेंगे ये जो 280 का डी करेक्ट किया है 75% ने, वो जाइलम है जो कि जटिल स्थायी उत्तक है। कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा ये सरल स्थायी उत्तक में आ जाते हैं। अब अगला सवाल है पौधे में लचीलापन। मैंने ऊपर जब आपको पूछा था जो पौधे में कठोरपन आता है वो कौन सा टिश्यू था, जो स्क्लेरेनकाइमा था। यहाँ पर पौधे में लचीलापन पूछ लिया है, तो आप कहेंगे जो कोमल, लचीला, कोमल यानी कोलेनकाइमा से रिलेट कीजिएगा। जो श्लेषोतक हैं वो कोलेनकाइमा, ऑप्शन डी करेक्ट है 281 का, जो 40% कैंडिडेट ने किया है। जो 281 हैं श्लेषोतक हैं। जो जीवित कोशिकाएं होती वो सेलुलोज की उपस्थिति इसकी विशेषता है। जो पौधे में लचीलापन के लिए जिम्मेदार ये टिश्यू हो जाएगा कोलेनकाइमा। और स्क्लेरेनकाइमा है जो यांत्रिक दृढ़ता देता है, ठीक है, जिसे आप कहेंगे पौधे की कठोरता के लिए। और जो पेरेनकाइमा है ये खाद्य भंडारण पौधे में होता है ना, प्रकाश संश्लेषण में भी शामिल रहता है, उस गतिविधियों में भी, वो पेरेनकाइमा हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, लचीलापन के लिए यहाँ पर कोलेनकाइमा करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। देखिए विटामिन, अब ये खोज जो आविष्कारक हैं उनके बारे में पूछ लिया है, कौन से विटामिन का आविष्कार किसने किया। विटामिन ए है इसका, विटामिन ए, बी और डी में कहूँगा कि एल्मर मैकुलम ने इन सभी का आविष्कार किया। विटामिन ए हो गया, बी हो गया, डी। अब देखिए डी पॉल मूलर जो दे रखा है, पॉल मूलर ने, वैसे आपको पता है डीडीटी की खोज के लिए इन्हें जाना जाता है। पॉल मूलर विटामिन डी से संबंधित नहीं है। तो विटामिन डी में भी एल्मर मैकुलम का नाम आता है। सी में ये ग्योर्गी हैं, अल्बर्ट संजेट ग्योर्गी विटामिन सी के आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं। तो 282 का डी करेक्ट है। स्तनधारी भ्रूण के अपशिष्ट उत्पादों को किसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं बात हो रही है अपरा की, जिसे आप प्लेसेंटा बोलते हो, बीजांडसन इसे कहा जाता है। जो स्तनधारी भ्रूण है, अब भ्रूण से जो माता से भ्रूण को पोषण मिलता है वो बीजांडसन या फिर अपरा प्लेसेंटा से दिया जाता है, वहीं से उत्सर्जित होता है जो अपशिष्ट उत्पाद हैं। 18 सेकंड के भीतर आंसर देना था। 283 का आंसर ए करेक्ट किया है, वो लगभग 47% हैं, 27 ने इसको स्किप कर दिया, छोड़ दिया है। रज्जु की संघ के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है। अब रज्जु की काफ़ी कैंडिडेट को समझ में नहीं आ रहा कौन से संघ की बात हो रही फाइलम की, तो ये दोस्तों कॉर्डेटा वाला है, ठीक है। कॉर्डेटा जो कशेरुक में होता है अधिकतम। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है इनसे संबंधित, तो हृदय है वो उद्रस्त होता है, हृदय उद्रस्त होता है, ये वाला एक सही है। जिसमें ये जो कॉर्डेटा है, जिसमें रज्जुक संघ है, सारे कशेरुक आ जाते हैं। इसमें एविज हैं, सरीसृप है, स्तनधारी हैं, जो मेरुदंड वाले हैं वो, ये सभी इसमें एक खोखला और पृष्ठीय हृदय उद्रस्त होता है। हीमोग्लोबिन उनके लाल रक्त कोशिका जो आरबीसी हैं उसमें मौजूद हैं। और गुदपच इसमें पूंछ होता है, यहाँ पर दे रखा है गुदपच पूंछ नहीं है। ये सभी गिल सिस्टम होता है। पृष्ठरज्जु होता है, इसमें खोखला और पृष्ठीय इनका होता है पृष्ठरज्जु। तो इनमें पूछा कौन सा सही है स्टेटमेंट, ये हृदय उद्रस्त होता है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी 284 का, जो 94% कैंडिडेट ने किया है। निम्नलिखित में से कौन निमेटोडा से संबंधित नहीं है। निमेटोडा जो क्या है, संघ है। तो निमेटोडा की बात करें तो ये किस में है, को पूछा कौन सा निमेटोडा से नहीं है, उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर साइकॉन दे रखा है। साइकॉन का जो संघ है वो निमेटोडा न होकर पोरीफेरा है। कौन सा है, पोरीफेरा है। साइकॉन का जो संघ है वो पोरीफेरा है।
जो फाइलम है ये आप कहेंगे नेमाटोडा से संबंधित नहीं है। बाकी जो विचेरिया बेनक्राफ्टी है, एस्केरिस है, एंटेरोबियस है, इनका नाम याद रखिएगा, ये सभी नेमेटोडा से संबंधित हैं। तो 285 का एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा फूल एक लिंगी है? अब एक लिंगी फूल की बात हो रही है, यानी ऐसे फूल जिसमें केवल या तो पिस्टिल होगा या फिर उसमें जो पुंकेसर रहता है ना, नर प्रजनन अंग है, वो होगा। तो ऐसे फूल जिसमें केवल है पिस्टिल या पुंकेसर हैं वो एक लिंगी फूल कहा जाता है। इसके उदाहरण में पपीता हो जाएगा, मकई है, ककड़ी है, ये सभी एक लिंगी है। तो पपीता एक लिंगी है। बाकी आप सरसों हैं, सूरजमुखी हैं, गुड़हर हैं, ये दूसरे वाले फूल जिसमें पिस्टिल और पुंकेसर दोनों होते हैं, यानी उभयलिंगी वाले हो जाएंगे। और 286 का एक करेक्ट किया है 65% कैंडिडेट। पपीता जो एक लिंगी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, एक फूल के केंद्र में उपस्थित होता है और मादा प्रजनन अंग बनाता है। फूल के केंद्र में और मादा प्रजनन अंग है। तो बात हो रही है यहाँ पर स्त्री केसर की। तो स्त्री केसर को एज ए अंडप बोला जाता है, आपको पता है। जो पिस्टिल की बात हो रही है, जो फूल के केंद्रक में यहाँ पर ओवेरी इसका भाग है, ठीक है, ये अंडाशय है। और वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, ये सभी इसके भाग हो जाते हैं। तो इसमें कौन सा अंडप है एक फूल के केंद्र में उपस्थित है और मादा प्रजनन अंग यानी पिस्टिल है, ये ओवेरी है, वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, ये सारे किसके भाग है? पिस्टिल के ही हैं, स्त्री केसर के ही हैं, जो अंडप आप बोलेंगे इसको। 287 का एक करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर, बैरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के किस में परिवर्तन करती है? तो बैरिएट्रिक सर्जरी की बात करें, व्यक्ति के पाचन तंत्र में बदलाव करती है। कौन सा तंत्र है? पाचन तंत्र। 288 का बी किसने करेक्ट किया है? यहाँ पर 34%, काफ़ी कम कैंडिडेट ने। याद रखिएगा बैरिएट्रिक सर्जरी यानी बात हो रही है पाचन तंत्र की। इसमें आप और जैसे मैं बात करूँ हृदय की सर्जरी होती है, वो बाईपास सर्जरी हृदय की होती है, ठीक है। फेफड़ों की यहाँ पर विकल्प में दे रखा है, तो फेफड़ों से संबंधिथ जो लंग्स की है वो थोरेकोटोमी, ठीक है, थोरेकोटोमी है, वो लंग्स की है। और ट्रबाइनेकेटोमी है, वो नाक मार्ग की सर्जरी है, जिसे ट्रबाइनेक्टोमी बोला जाता है। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी है, ये हो जाएगी जो पाचन तंत्र वाली बैरिएट्रिक सर्जरी को ही कहा जाता है गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, जो क्या करती है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत और पेट के भोजन को लेने के तरीके में परिवर्तित करके व्यक्ति को वजन कम करने में एक तरीके से मदद करती हैं। वो कौन सी सर्जरी है? बैरिएट्रिक सर्जरी। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC का अधिकतम भाग है, वो किससे बना होता है? तो WBC का जो अधिकतम भाग 50 से 80% उसमें न्यूट्रोफिल होता है। क्या होता है? न्यूट्रोफिल। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो 289 का है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य कवक है? खाने योग्य जो कवक है वो कौन सा है? तो ये एग्रिक्स हो जाएगा। एग्रिक्स है, ये एक खाद्य कवक है। नेक्स्ट सवाल, जो खाद्य कवक जिसे आप मशरूम बोलते हो ना, एग्रिक्स वही है। एक स्थिर स्थिति बनाए रखने के लिए आंतरिक वातावरण के विनियमन को क्या कहा जाता है? तो ये बात हो रही है दोस्तों होम्योस्टासिस, जिसे आप समस्थापन बोलेंगे। एक स्थिर स्थिति बनाए रखने के लिए आंतरिक वातावरण का विनियमन, जो ताप हो गया, पीएच हो गया, इनके नियंत्रण में जो आंतरिक वातावरण का विनियमन है ताप पीएच को नियंत्रण के लिए समस्थापन कहलाता है। यहाँ पर अनुकूलनशीलता दे रखा है। अनुकूलनशीलता यानी पर्यावरणीय स्थिति में बदलाव के जवाब में जो बदलने की क्षमता है, जो पर्यावरणीय स्थिति है उसमें बदलाव हो रहा है और उसके रेस्पॉन्स में आप जो बदलते हो वो अनुकूलनशीलता है। पर्यावरण के अनुकूल हो रहे हो, पर्यावरण बदला तो आप भी बदले। ध्रुवीय भालू का वैज्ञानिक नाम, आपको यहाँ पर एक तरीके से ये सवाल, ध्रुवीय भालू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ध्रुवीय भालू को बोला जाता है दोस्तों उर्सस मैरिटिमस। जो एनिमिलिया है ध्रुवीय भालू, वो क्या है? उर्सस मैरिटिमस हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। पैंथरा ट्रिगस यानी ये बात हो रही है पैंथरा ट्रिगस, चीता ही है ना, हाँ, चीता। और अन्य आप देखेंगे जैसे एलुरोपोडा मेलानल्यूका, ये क्या है? ये है पांडा का वैज्ञानिक नाम है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 292 का सी करेक्ट किया है 34%, काफ़ी कम कैंडिडेट ने। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा भ्रूण को मां के रक्त से अपना पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? भ्रूण को मां के रक्त से पोषण है प्लेसेंटा अपरा की बात हो चुकी है इससे पहले भी। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो कौन से पौधे में मादा प्रजनन प्रणाली, जो फूल की यहाँ पर दोबारा बात हो गई है। देखिए नर और मादा, अब जो स्त्री केसर है इसमें 3 भाग आते हैं, स्टाइल आता है, वर्तिकाग्र आता है, ओवेरी आता है। प्रागकोश है, ये पुंकेसर का भाग है, ठीक है। अब पुंकेसर में 2 भाग होते हैं, जिसमें एक एंथर है,
एक फिलामेंट है जो तंतु है। एंथर जो परागकोश और तंतु पुंकेसर से हैं। और स्टाइल हैं जो वर्तिकाग्र और अंडाशय हैं वो स्त्री केसर में आ जाते हैं। स्त्री केसर यानी मादा प्रजनन अंग। फॉल आर्मी वर्म से निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्रभावित होती है? फॉल आर्मी वर्म, अब ये रोग की बात हो रही है। फॉल आर्मी वर्म कौन सी फसल का रोग है? तो ये आप कहेंगे मक्का की फसल का रोग है, जो ऑप्शन बी दे रखा 295 का बी है, जो मकई है मक्का की फसल का रोग है। अन्य जैसे चावल के लिए रोग एक स्टेम इनका प्रमुख रोग होता है, वो स्टेम बोरस होता है। अब कपास के लिए बोलवर्म है, कपास के लिए। चेरी के लिए एक रोग है बैक्टीरियल नासुर है। हरगोविंद खुराना को जो नोबेल प्राइज़ मिला वो किस हेतु दिया गया है? तो विकल्प बी करेक्ट है यहाँ पर। प्रोटीन संश्लेषण में आनुवांशिक कोड और उसके कार्य की उनकी व्याख्या के लिए हरगोविंद खुराना को क्या दिया गया है? नोबेल प्राइज़ दिया गया है। किसमें? मेडिसिन में, फिजियोलॉजी में दिया गया है। कब? 1968 में दिया गया है। रॉबर्ट डब्ल्यू होली, हरगोविंद खुराना और मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग को यहाँ पर संयुक्त रूप से ये जेनेटिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में उसके कार्य के लिए ये नोबेल प्राइज़ 1968 वाला दिया गया था। तेंदुए का आपको वैज्ञानिक नाम पूछा है। तेंदुए जो कि फेलिडी परिवार के सदस्य हैं और इनका वैज्ञानिक नाम यहाँ पर आप कहेंगे तेंदुए का ऑप्शन पारडस वाला, पैंथरा पारडस, ऑप्शन डी करेक्ट है तेंदुए का वैज्ञानिक नाम। यहाँ पर आप देखेंगे 297 का ऑप्शन डी 45% कैंडिडेट ने किया है। किस भारतीय आईटी विशेषज्ञ को पेंटियम प्रोसेसर का जनक कंप्यूटर में हो गया है? पेंटियम प्रोसेसर का जनक कौन सा आईटी विशेषज्ञ जो भारतीय है उन्हें पेंटियम प्रोसेसर का जनक माना जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा। इनका नाम है विनोद धाम है, जो पुणे महाराष्ट्र से हैं। एक पेंटियम प्रोसेसर का जनक इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं यहाँ पर, सवाल नंबर 299। अलैंगिक प्रजनन किस में होता है? अब अलैंगिक होता है वो निचले जानवर और पौधे में हो जाएगा। अलैंगिक प्रजनन है निचले जानवर और पौधे में, जो विखंडन था, जो हाइड्रा या फिर जो यीस्ट में मुकुलन वगैरह, ये सारे अलैंगिक प्रजनन वाले आ जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल यहाँ पर देखेंगे, सवाल नंबर 300। माल्टोज अणु बनाने के लिए इनमें से किन दो अणुओं की आवश्यकता होती है? अब माल्टोज बना होता है 2 ग्लूकोज से। अब 2 ग्लूकोज के अणु हैं वो माल्टोज बनाते हैं। तो माल्टोज एक डाइसेकेराइड आप कह सकते हो, जो 2 ग्लूकोज अणु के द्वारा बनता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज आप कहेंगे माल्टोज है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है, जिसमें डी ग्लूकोज होता है और डी फ्रक्टोज होता है। याद रखिएगा, डी ग्लूकोज प्लस डी फ्रक्टोज बनाता है सुक्रोज। क्या? सुक्रोज हो जाएगा। डी ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, सुक्रोज जो गन्ने में पाया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे ग्लूकोज प्लस एक गैलेक्टोज होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज है, ये बनाता है लैक्टोज। लैक्टोज यानी आपको पता है दूध में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। अब सवाल नंबर 301 से नेक्स्ट पार्ट 7 कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले 301 आप जवाब देते जाना, यानी एक बीजपत्री पौधा है, 16 सेकंड के भीतर आप सोचकर इसका जवाब दे देना क्या आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पर ये गुलबहार ऐसे क्लिक हो गया। बाकी आप कमेंट करके बताइए एक बीजपत्री पौधा है, इनमें से क्या करेक्ट है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 में यहाँ पर याद रखिएगा लेवल 3 के सवाल कंटिन्यू, यानी काफ़ी टफ वाले सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी पार्ट से जरूर जुड़ जाना। इससे पहले वाले प्रीवियस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सर्च करेंगे आप प्लेलिस्ट में, वहाँ पर अवेलेबल है ये पूरे पार्ट 5 तक। ये 6 कंप्लीट हो गया यहाँ से। और बाकी बहुत से कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि ये एज ए बुक्स कैसे हम बाई कर सकते हैं। तो अमेजन पे आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये पूरी बुक अवेलेबल है, जिसमें ये साइंस के अलावा इस प्रकार लेवल वाइज है, स्मार्ट आंसर की है, स्मार्ट एनालिसिस, प्रत्येक सवाल का एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपको मिलने वाला है। टीटीए दे रखा है, ये सभी सब्जेक्ट में अवेलेबल है। स्पेशल 4000 क्वेश्चन की ये जीके की बुक है, वो अमेजन से आप बाई भी कर सकते हो। बाकी जो भी कैंडिडेट अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, टीटीए के कूपन कोड यूज करते हुए टेक्स्ट बुक से मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकता है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।